पहले तो राम राम सभी को। चलो फिर शुरू करो भगवान का नाम लेके। आज कौन सा शुरू करना है हमने? सेक्शन 82 सीआरपीसी। कल हमने समन और वारंट की तामील डिस्कस की थी। कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर कोई समन लेके, थोड़ा सा आ जाते हैं, समन की तामील करवाने के लिए तामीली आया है किसी के घर में, समन लेके आया है, और अगर वो जिसका भी समन है वो तामीली को देख के घर से भाग जाए तो कौन सा सेक्शन लगेगा उसके खिलाफ? 172 आईपीसी। कब? जिसका नाम है समन पे वो भाग जाए। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद तामीली से समन लेने को मना कर दे, 173। और ये पक्का इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। तामीली से समन लेने को मना कर दे, सेक्शन 173 आईपीसी। और समन लेके उपस्थित ना हो, हाजिर ना हो, फिर यस, ये याद रखना है ये, ठीक है? सारी इसी एग्जांपल में रख लेना कि अगर तामीली आया, तामीली को देख के भाग गया, वो जिसके नाम पे समन है, उसके खिलाफ 172 आईपीसी का जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, ठीक है? और अगर समन लेने से मना कर दिया तो 173 इंडियन पिनल कोड। और अगर समन ले भी लिया और हाजिर ना हुआ तो 174। अभी हम लोग जब प्रोक्लामेशन कंप्लीट कर लेंगे तब मुझे याद दिलाना, हम लोग मैं 173 इंडियन पिनल कोड वहां पे भी थोड़ा कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आगे चले। 82 सीआरपीसी, उद्घोषणा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्लामेशन। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी। कौन होता है? पहले दिन हमने डिस्कस किया था। उद्घोषित अपराधी का जो तरीका है डिक्लेयर होने का, सबसे पहले क्या होगा? यहां पे क्रिमिनल केसेस में एफआईआर होगी, सर्चेज होंगी। उस दिन सभी थे क्लास में आप में से। सर्चेज होंगी, सर्चेज होने के बाद एफआईआर अगर किसी अभियुक्त के विरुद्ध, आज भी रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा जो लोग नहीं थे, किसी अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस क्या करेगी? उसको गिरफ्तार करने की प्रयास करेगी, ठीक है? एफआईआर दर्ज हुआ, प्रयास किए, उसके घर में गए एक दो बार, दो से तीन बार गए और वहां पे तलाशी करी, प्रयास किए उसको ढूंढने के, वो नहीं मिला। उसके बाद क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाएगी उसका, ठीक है? नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया। अब नॉन बेलेबल वारंट को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं? गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर पुलिस ने उसको 2-3 बार प्रयास किए एनबीडब्ल्यू के साथ गिरफ्तार करने के, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर पुलिस क्या करेगी? एप्लीकेशन लगाएगी, कोर्ट में जाएगी, क्या बोलेगी कि एनबीडब्ल्यू हमारे से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा क्योंकि वो इवेड कर रहा है, भाग रहा है, अपने आप को उसने छुपा लिया है। तो यहां पर कोर्ट जो है प्रोक्लामेशन स्टार्ट करेगा, 82 सीआरपीसी की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, ठीक है? सेक्शन बोलता है कि न्यायालय को कहीं से पता चले कि किसी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट की तामील नहीं हो पा रही है तो वो 82 सीआरपीसी में उस व्यक्ति की प्रोक्लामेशन कर सकेगा। प्रोक्लामेशन कैसे होगी? देखिए, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समन्स, वारंट और ये एनबीडब्ल्यू वगैरह और ये प्रोक्लामेशन, ये है फोर्स करना, किसी को हाजिर होने के लिए इंसिस्ट करना, ठीक है? उसको जबरदस्ती बोलना कि आइए आप ज्वाइन कीजिए। अब यहां पे क्या हुआ? 82 सीआरपीसी में यहां पे पुलिस ने एप्लीकेशन लगाया कि अभियुक्त नहीं मिल रहा हमारे को। न्यायालय ने क्या किया? एप्लीकेशन को देखा और देखा कि ठीक है यार, रीजंस है, नहीं एनबीडब्ल्यू इनका एग्जीक्यूट हो रहा, और यहां पर प्रोक्लामेशन ऑर्डर निकाल देगा। उसको बोलते हैं उद्घोषणा का ऑर्डर। यहां पे वो बोलेगा कि मेरे पास रीजंस हैं, मेरे पास कारण है ये विश्वास करने के कि आप हाजिर नहीं हो रहे हैं। आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर आप मेरे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होइए, ठीक है? यहां पर समय कितना मिलेगा? 30 दिन का।
अब ये जो उद्घोषणा है, ये जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर ऑफ प्रोक्लामेशन, ये अगर न्यायालय चाहे तो लोकल न्यूज़पेपर में भी छपवा सकता है, कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर भी लगेगा, और जिस व्यक्ति की उद्घोषणा है, जो व्यक्ति गायब हुआ है, उसके घर पर भी जो है पेस्ट करने के लिए पुलिस जाएगी। और अगर चाहे तो वो ड्रम बीट भी होता है, सुनो सुनो सुनो, फलाने को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, और ये सारा सारा कौन सी सेक्शन में हो रहा है? ये सारा 82 सीआरपीसी में। अगर तो ये आ जाता है यहां पे, अगर वो आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? सरेंडर, कि वो आ गया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कोर्ट में, कोर्ट उसको जेल में भेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आता तो सेक्शन 83 सीआरपीसी में उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? कुर्क होगी, ठीक है। वो क्यों कुर्क होगी? क्योंकि यहां पर सारे जो है प्रयास करके देख लिए, एनबीडब्ल्यू जारी करा के कर लिया, प्रोक्लामेशन करके कर लिया, नहीं आ रहा भाई, तो ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कर देते हैं, कुर्की कर देते हैं। अब यहां पे क्या होता है, अगर जल्दी खराब होने वाली चीज होगी कोई भी उसकी प्रॉपर्टी, तो उसको इमीडिएटली नीलाम कर दिया जाता है, बाकी को धीरे धीरे जो है वो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करके किया जाता है। जो न्यायालय की जुडिक्शन में होती है प्रॉपर्टी, उसको वो न्यायालय वहीं पे ऐसे ही कुर्क कर देता है। लेकिन अगर किसी डिप्टी कमिश्नर किसी और की जुडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है, तो जो न्यायालय आदेश भेजता है, वहां का डिप्टी कमिश्नर उसको इंडोर्समेंट करता है। इंडोर्समेंट समझते हैं, कल डिस्कस किया था हमने। सिग्नेचर करना, आगे लिखना, उसमें क्या होता है? वो इंडोर्समेंट होता है, मतलब उसको कंसर्न अथॉरिटी ने सीन कर लिया तो वो इंडोर्समेंट हो गया। 82-83 की ये कार्रवाई है। 83 आपके उसमें है 83 भी, ठीक है। अब यहां पे मैं बोल रहा था कि 173 आईपीसी यहां पे कनेक्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति उद्घोषणा हो रही होगी, किसी के घर में जाके चिपकाने के लिए जा रहा है, वहां ड्रम बीट के लिए जा रहे हैं, या कोई और कार्यवाही करने के लिए जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति वहां पे रोकता है तो उसके अगेंस्ट कौन सी सेक्शन लगती है? 173 इंडियन पिनल कोड, ठीक है। क्लियर है? उद्घोषणा में किसी को कोई डाउट? मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा बताना है, अगर ज्यादा जाएंगे तो उद्घोषणा बहुत लंबी है, ठीक है जी। अब जब उसके खिलाफ उद्घोषणा हो जाती है, तो जब वो व्यक्ति नहीं आता ना, उद्घोषणा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अगर नहीं न्यायालय में हाजिर होता, सेक्शन 174 ए इंडियन पिनल कोड में उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होता है। 174 ए आईपीसी, ठीक है। ये क्लियर है? कोई डाउट जी किसी को? मेन है यही आएगा क्वेश्चन, अगर आना भी होगा तो मेन आपसे यही पूछेंगे कि भगोड़े का ये प्रोक्लामेशन वाला जिसका हो गया, उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? उद्घोषित अपराधी कौन होता है? भगोड़ा होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कौन सी धारा में होती है? 83 में होती है। और भगोड़े की कार्यवाही कौन सी धारा में होती है? 82 में होती है। भगोड़ा डिक्लेयर करने के लिए कितने दिन का समय न्यायालय द्वारा दिया जाता है? 30 डेज का पीरियड दिया जाता है। और भगोड़े का ऑर्डर कौन कर पाता है? न्यायालय कर पाता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई क्वेश्चन? 88 आ जाइए। सेक्शन 88 सीआरपीसी बोलता है उपस्थिति के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। 88 सीआरपीसी, बंद पत्र क्या है यहां पे? मुचलका तो सुना होगा ना आपने। एक बॉन्ड होता है, एक बेल बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड होता है वो मैं खुद बोलता हूं भर के कि मैं इतनी तारीख को न्यायालय में हाजिर हो जाऊंगा, अगर नहीं होऊंगा तो सरकार की ट्रेजरी में 5,000 रुपए जमा करवाऊंगा। ये क्या हो गया? बॉन्ड मेरी तरफ से मुचलका है, ठीक है। अब बेल बॉन्ड क्या होता है? गिरफ्तारी की सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि इतनी तारीख मैं फलाना 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 इसकी जमानत देता हूं, और ये आपको ये निश्चित करता हूं कि इस व्यक्ति को इतनी तारीख को आपके समक्ष, मतलब नेक्स्ट डेट को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, और अगर प्रस्तुत ना कर मतलब प्रस्तुत करने में अगर असफल रहा तो इतना अमाउंट, यहां पे मान लीजिए 5,000 है, 5,000 रुपया सरकारी ट्रेजरी में जमा कराने का जिम्मेवार होऊंगा। क्लियर है? बॉन्ड और बेल बॉन्ड में फर्क समझ गए? तो सेक्शन 88 बोलता है कि उपस्थिति के लिए बॉन्ड लेने की शक्ति, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए अदालत का अधिकारी सम्मन या वारंट जारी कर सकता है, तो अदालत में वो अगर वो स्वयं उपस्थित होता है तो वह अदालती अधिकारी उस व्यक्ति से ये कह सकता है कि वह अपनी उपस्थिति के लिए एक बॉन्ड भरे या फिर
जमानतदार लेके आए, ठीक है, ताकि आगे इस अदालत द्वारा उस अन्य अदालत में जब भी मतलब उसको मामले की सुनवाई होगी वो हाजिर आए। बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवाने का मतलब क्यों भरवाया जाता है? ताकि उस व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि अगली पेशी में वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर आए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सेक्शन 89 सीआरपीसी बोलता है, 88 में कोर्ट में क्या कहा उस व्यक्ति को कि आप बॉन्ड भर के जाइए, या फिर जमानती लाके बेल बॉन्ड भर के जाइए, तभी आप जो है यहां से जा सकते हैं। अब बोलता है कि अगर 89 सीआरपीसी में बोलता है कि जो व्यक्ति बॉन्ड भर के गया था, अरे बॉन्ड और बेल बॉन्ड भर के क्यों जाएगा? वो अश्योरेंस देके जाएगा कि मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट डेट में, ठीक है। बॉन्ड भर के और बेल बॉन्ड भर के गया था, क्या लिखा था उसमें कि मैं अगले महीने की इतनी तारीख को आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, लिखा था, ठीक है। और वो महोदय 30 तारीख को हाजिर नहीं होते न्यायालय में, तो न्यायालय क्या कर सकता है? तो न्यायालय उसका नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। अगर किसी ने 88 सीआरपीसी में भरे हुए बंद पत्र और जमानती पत्र की कंडीशंस को उनको नहीं माना है, उसमें बताई गई तारीख को हाजिर नहीं हुआ है वो व्यक्ति, तो उसके खिलाफ न्यायालय क्या करेगा? नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर देगा। अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा भैया? उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी, ठीक है, जबरदस्ती उसको जो है वहां पर हाजिर किया जाएगा। क्लियर है? 89 91 सीआरपीसी बोलती है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, न्यायालय को इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान या अदर प्रोसीडिंग के दौरान, जब किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यायालय को इंक्वायरी, ट्रायल, हमने शुरू में डिस्कस किया था, इंक्वायरी कौन करता है? आई वाला न्यायालय करता है, ठीक है। तो न्यायालय को इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो वो क्या करेगा? 91 सीआरपीसी में आदेश देगा, और ये आदेश रिटन होगा, ऑरल नहीं होगा। और जब इसको आदेश को दिया जाएगा तो जब पुलिस में कौन दे पाएगा? एसएचओ की पावर है। कौन देगा? एसएचओ से नीचे नहीं दे सकता कोई भी। तो एसएचओ ने जब ये नोटिस दिया तो उसको क्या कहेंगे? जब एसएचओ ने आदेश दिया तो उसको नोटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? नोटिस। लेकिन जब कोर्ट ने ये 91 का जो है वो आदेश निकाला तो इसको समन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, क्लियर है? जब पुलिस देगी तो क्या बोलेंगे? नोटिस बोलेंगे। और जब कोर्ट देगा तो क्या बोलेंगे? समन्स बोलेंगे। अब यहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है उसके, लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, 91 सीआरपीसी का नोटिस एक्यूज्ड को नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति मुलजिम है उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी मुलजिम को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट दे, अपने खिलाफ कोई एविडेंस दे पुलिस को, ठीक है, उसका संवैधानिक अधिकार है। तो एक्यूज को ये नोटिस नहीं दिया जा सकता, बाकी किसी को भी दिया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये नोटिस दिया है, वो स्वयं हाजिर होकर किसी के हाथ वो डॉक्यूमेंट, वो चीज आपको भेज देता है, तो उस चीज को कंसीडर कर लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 91 सीआरपीसी का नोटिस पाकर वो वस्तु प्रस्तुत नहीं करता तो उसके अगेंस्ट 175 इंडियन पिनल कोड के तहत जो है कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, किसके तहत की जा सकती है? 175। ये देख लेना जो हमने डिस्कस किए, 172, 173, 174, 175, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आध आपको, एक या दो भी आ सकते हैं, 2-3 भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुलिस की काम, जो पुलिस का काम है वो इसी के आसपास घूमता है। ओके, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। 91 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है कि आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को हासिल करना चाहते हैं वो कैसे हासिल करेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है।
मेन जो हमने डिस्कस किया कि थाने की जो तफ्तीश के दौरान जो है वो एसएचओ देंगे, थाने का एसएचओ दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता, कोर्ट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन 91 सीआरपीसी का नोटिस पोस्टल डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होता, ये लिख लो। 91 सीआरपीसी का नोटिस पोस्टल डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होता, ठीक है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट पर। पहले टेलीग्राम वाला डिपार्टमेंट इकट्ठे थे ना, ये टेलीग्राफ और पोस्टल डिपार्टमेंट। अरे तार होती थी, कभी तार सुना? तार करने जब हम लोग नए नए नौकरी लगे थे तब तार की जाती थी, टेलीग्राम की जाती थी, ठीक है। कोई किसी के घर पैदा होता था, मरता था, कोई इमरजेंसी, जब छुट्टियां ट्रेनिंग के दौरान लेनी होती तो टेलीग्राम आता था उनको, तो टेलीग्राम की ग्रेविटी बड़ी ज्यादा मानी जाती थी, यार उसके घर से टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम क्या होता था, मतलब क्रैश मैसेज टाइप होता था, एकदम से पहुंचता था, ओके। तो जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है उस पर ये लागू नहीं है। उसके बाद बैंकिंग बुक्स एविडेंस एक्ट पर भी ये चीज लागू नहीं है। लेकिन ये अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा, फिर शुभम जी बोलेंगे सर इतना लंबा नहीं डिस्कस करना, ठीक है। आगे चलें। जो आपने मेन यही ध्यान रखना है कि ये टेलीग्राफ और पोस्टल डिपार्टमेंट पर लागू नहीं है, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट से अगर कोई भी चीज लेनी होगी तो 91 सीआरपीसी का नोटिस नहीं दिया जा सकता। बैंकिंग बुक्स एविडेंस एक्ट मतलब अगर बैंक का कोई भी अभिलेख आपने प्राप्त करना होगा तो 91 सीआरपीसी का नोटिस देने में वहां पे एक बड़ा लंबा डिस्कशन है, वो कभी अगर आप लोअर करने आएंगे तो उस टाइम डिस्कस करेंगे कि वहां पर क्या करना है, ठीक है। ओरिजिनल नहीं लिया जाता, उसमें फोटोकॉपी ली जाती है। बैंक को अगर आप कभी 91 सीआरपीसी का नोटिस देंगे तो उनसे फोटोकॉपी लिया जाएगा, ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है उनका तलब नहीं किया जा सकता। क्लियर है? बस मोटा मोटा इतना ध्यान रखो आप। अच्छा, अगर 91 में अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं करता तो हमने डिस्कस किया 175 सीआरपीसी के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, और 93 सीआरपीसी में उसके जो जिस स्थान पर उसने वो चीज रखी है वहां पर तलाशी भी ली जा सकती है पुलिस के द्वारा, तलाशी वारंट लेके। वारंट जो हमें मिलेगा वो 93 सीआरपीसी में मिलेगा शायद। आगे आ जाइए, 92 सीआरपीसी। जब भी किसी पोस्टल डिपार्टमेंट से, अब आ जाइए, हमने क्या बोला था, पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट पर 91 जो है वो लागू नहीं है। तो कोई चीज हमें पोस्टल डिपार्टमेंट से चाहिए और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से चाहिए तो कौन सी सेक्शन का नोटिस जाएगा? 92 सीआरपीसी का जाएगा। अब ये 92 का सीआरपीसी का नोटिस कौन कौन अधिकारी दे सकते हैं ये आप देख लीजिए। 92 में बोलता है पत्रों और टेलीग्राम से संबंधित प्रक्रिया, यदि कोई दस्तावेज, पार्सल, वस्तु जो डाक विभाग या तार विभाग की अभिरक्षा में है, किसी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीसी होता है, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट जो है इसको नोटिस को दे सकते हैं। जो कौन सी चीज के लिए, सपोज कर लो आपने कोई पार्सल लेना है, आपको सूचना मिली है कि ट्रांजिट में पार्सल है, शिमला से धर्मशाला जा रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वो सस्पिशियस है, तो आपने पोस्टल डिपार्टमेंट को ऑर्डर देना है कि उस पार्सल को रोका जाए या हमें दिया जाए। तो क्या करना होगा? 92 सीआरपीसी का नोटिस देना होगा, ठीक है। कॉल डिटेल जो हम लोग लेते हैं, सीडीआर लेते हैं, कौन सी सेक्शन का नोटिस देके लेते हैं? 92 सीआरपीसी का नोटिस देते हैं। कैफ जो लेते हैं, सीडीआर लेते हैं, आईपीडीआर लेते हैं, वो सारे का सारा 92 सीआरपीसी का नोटिस लगता है उसमें, ठीक है। पार जो है, जो शक्ति है वो मैजिस्ट्रेट की है, सीजीएम की है, सेशन कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है। 91 का नोटिस जो हमने डिस्कस किया था वो कौन कौन दे सकते हैं? एसएचओ दे सकते हैं, कोई भी कोर्ट दे सकता है इंक्वायरी या फिर विचारण के दौरान, ठीक है। अब ये जो 92 का जो नोटिस है, ये ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये इसमें डीएम, कोर्ट ऑफ सेशंस, सीजीएम और हाई कोर्ट, इनको पावर है नोटिस जारी करने की। और एसपी रैंक का ऑफिसर जो होगा 92 का सब क्लॉज 2 में, ये होल्ड करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि जब तक 92 का सब क्लॉज 1 का नोटिस ना आ जाए तब तक आप चीज को ढूंढिए और अपने पास रोक के रखिए, ठीक है। ज्यादा उलझना नहीं है, आपने ये ध्यान रखना कि 92 में क्या मांग सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। बाकी लोअर में आओ, हम सारे डाउट क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। 94 सीआरपीसी क्या बोलता है सेक्शन? चोरी की संपत्ति, नकली दस्तावेज आदि रखने के संदेह में किसी स्थान की तलाशी।
अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को किसी सूचना या फिर इंक्वायरी के बाद यह विश्वास होता है, कभी भी वारंट अगर जारी करते हैं कोर्ट, तो उस दो चीजें देखिएगा, इंफॉर्मेशन या फिर इंक्वायरी, ये दो चीजों पे बेस्ड होता है। ठीक है, वारंट कभी भी वो डायरेक्ट नहीं देते हैं। आप अप्लाई करोगे तो पहले या तो इंफॉर्मेशन बेस्ड देंगे या आपकी इंफॉर्मेशन पे इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद पाएंगे कि ठीक है वारंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो 94 में बोलता है कि अगर किसी डीएम को, एसडीएम को या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यह लगता है कि सूचना मिलती है या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, यह विश्वास हो जाता है कि किसी स्थान पर चोरी की संपत्ति रखी हुई है या फिर उसको बेचने का या फिर नकली आपत्तिजनक वस्तुएं रखी हुई हैं, उनको बेचने का कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, तो एक वारंट के माध्यम से कांस्टेबल रैंक से ऊपर किसी भी ऑफिसर को वारंट दे सकते हैं कि वहां पर तलाशी करे, उन वस्तुओं को अपने कब्जे में ले। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है, जो चीजें अपने कब्जे में ली हैं, वो किसके प्रस्तुत होंगी? जाके जिसने वारंट जारी किया है। और जब वारंट की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, तलाशी हो जाएगी, तो क्या होगा? असली वारंट वापस जो है कोर्ट को चला जाएगा और उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप उसके बाद जो है इसमें आपने देख लेना, नकली मुद्रा भी शामिल है इसमें, झूठी सीलें, अश्लील वस्तुएं जो सेक्शन 292 आईपीसी में एक्सप्लेन है, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो क्या होगा? वारंट जारी हो सकता है। ठीक है, 95 नहीं है सिलेबस में, 96 भी नहीं है, 97 आ जाइए। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंद किए जाने पर तलाशी। अगर यहां पे ये जो शक्तियां हैं, आपको अधिकतर लोग ये क्वेश्चन रहता है कि वारंट जारी करने की शक्ति किसकी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, कहीं पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्रकार के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो वारंट जारी करते हैं। सेक्शन 97 जो बोलता है, सेक्शन 97 सीआरपीसी बोलता है किसी व्यक्ति को अगर कहीं बंद करके रखा हुआ है, तो अगर मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता चलता है, किसको लगता है पता? डीएम को, एसडीएम को या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पता लगता है या विश्वास करने का कारण होता है। मतलब विश्वास करने का कारण कैसे होगा? पुलिस ऑफिसर बताते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे मुखबिर खास ने कहा है कि फलानी फलानी जगह पर ऐसी चीजें, या फिर जिसके घर का आदमी कहीं पर बंद करके रखा है, पति कहीं बंद करके रखा है, तो पत्नी कोर्ट में जा सकती है, तो वो भी विश्वास करने के कारण होते हैं। उनको अगर विश्वास करने का कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को बंद करके रखा हुआ है गैर कानूनी तरीके से, तो वहां का वो सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को यह वारंट दिया जाएगा वह उस व्यक्ति की तलाशी करेगा। अब वारंट कैसे दिया जाएगा? यहां पर टू एसएचओ एरिया, यहां पर लिखा जाता है मिस्टर फलाना फलाना एसएचओ, आप फलानी फलानी जगह पर मुझे लगता है कि मिस्टर शुभम को वहां पर बंद करके रखा हुआ है, आपको आदेश दिया जाता है कि आप उनको वहां से निकाल के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, और यहां पर मैजिस्ट्रेट के साइन होंगे, डेट होगी और उनकी सील होगी, ये होगा आपका वारंट। ठीक है, अब एसएचओ साहब क्या करेंगे? वहां पर वारंट लेंगे और वहां पर जाके तलाशी करेंगे। अब तलाशी कौन सी सेक्शन में कैसे घुसेंगे, वो पार कहां पे मिलेगी उनको? 47 में आपको शक्ति थी, वहां गिरफ्तारी वाला था ना आपके पास, यहां आप ढूंढ रहे हो, लेकिन प्रोसीजर वही चलेगा। अगर आपको कोई वहां पर रोक देता है तो आप दरवाजा कैसे तोड़ोगे? दया की तरह 47 में तोड़ोगे। ठीक है, पर जरूरत पड़ेगी तब, ऐसे नहीं किसी के दरवाजे तोड़ना, बहुत महंगे लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि तुरंत अगर वह व्यक्ति मिलता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार उचित आदेश करेगा। आदेश क्या करेगा? अब उसको घर भेजने के आदेश कर सकता है, और अगर व्यक्ति ठीक नहीं है, अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल भेज सकते हैं, और अगर वो घर नहीं जाना चाहता तो उसको कहीं ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां पर उसका कोई ध्यान रख सकता हो। ठीक है, 97 क्या है? 97 नटशेल में
ये शक्ति है डीएम की, एसडीएम की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, कि उनको पता चले कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कहीं पर छुपा, उसको बंद करके रखा हुआ है, उसको लाने के लिए जो है पुलिस को जो है डायरेक्ट किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्ट किया जाता है कि उस व्यक्ति को वहां से छुड़ा के लाया जाए। 97 होगी। उसके बाद आता है 98 सीआरपीसी, अपहरण की गई महिला या लड़की को वापस दिलाने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति औथ पर, शब्द पर यह शिकायत करता है, शिकायत करेगा लेकिन वो शब्द पर करेगा, मतलब एफिडेविट लेके शब्द पर शिकायत करेगा मजिस्ट्रेट के पास कि कोई महिला जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको अपहरण करके किसी स्थान पर गैर कानूनी रूप से रोक कर रखा गया है और किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए, तो जिला मजिस्ट्रेट, पहले भी डिस्कस किया हमने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस महिला को तुरंत स्वतंत्र कराने के आदेश देंगे। किसको देंगे? अरे किसको देंगे? स्वतंत्र कौन कराता है लोगों को बंधनों से? पुलिस कराती है, ठीक है। तो उनको बोलेंगे कि तुरंत उस महिला को वहां से बंधन से मुक्त करा के हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उस लड़की को अकेले उसके माता पिता संरक्षण या कानूनी देख। उसके बाद अगर वो पुलिस ऑफिसर या अधिकारी जिसको आदेश दिया है वो उस लड़की को छुड़ा के ले आते हैं, तो उस लड़की को उसके पति या फिर माता पिता संरक्षण या कानूनी देखभाल कर्ता को वापिस सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर लड़की किसी के पास भी नहीं जाना चाहती तो क्या करेंगे? तो मैजिस्ट्रेट साहब जो है नारी निकेतन वगैरह जहां भी जो होम होते हैं, यहाँ पे लड़कियों को सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उनको रखा जाता है, वहां पर रखने के आदेश भी दे सकते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश लागू कराने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एसेंशियल जितना भी फोर्स होगी वो यूज की जा सकती है। उसके बाद है सेक्शन 100, पुलिस के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बंद स्थान की तलाशी। जब आज से 10 साल 15 साल पहले B1 हुआ करता था, ये सेक्शन 100% आती थी, ठीक है। और इस बार भी मुझे लगता आएगी, क्योंकि पुलिस का मेन काम 100 सीआरपीसी है। पहली चीज आपको क्लियर कर दूं, इससे पहले हमने सेक्शन 47 पढ़ी थी। 47 और 100 में मेन फर्क क्या है? 47 में नॉन अवेलेबल वारंट था आपका, किस लिए था? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, ठीक है। और 100 में आपके पास वारंट है, किस चीज के लिए? तलाशी के लिए। और तलाशी किस चीज के लिए? किसी ऐसी संदिग्ध वस्तु की जो अपराध से संबंधित हो, ठीक है भैया। डिफरेंस पता लग गया? कोई कंफ्यूजन? 47 में वारंट आपके पास किस लिए है? किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, ठीक है। और 100 में आपके पास वारंट किसके लिए? 100 में जो सर्च है वो वारंट के साथ सर्च है, ठीक है। और तलाशी क्यों है? वो किसी संदिग्ध वस्तु जो अपराध से संबंधित हो। क्लियर है? आगे चलें। 100 सीआरपीसी जो है आपको प्रोसीजर देती है, पूरे सीआरपीसी को, पूरे पुलिस को 100 सीआरपीसी बताती है कि आप तलाशी कैसे लेंगे। तलाशी का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 100 में बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है, जान ले थोड़ा सा, अगर कोई स्थान जिसकी तलाशी या निरीक्षण इस अध्याय के तहत लिया जाना है वो बंद है। क्या है वो? बंद है। बंद क्यों होगा? ताला लगाया होगा या जानबूझ के वो बंद किया होगा। कई बार जो है इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं फैक्ट्रीज के अंदर और बाहर ताले लगे होते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा डाउट है, अगर वो स्थान बंद है तो उसे वारंट, शुरू करते हैं। अगर कोई स्थान जिसकी तलाशी या निरीक्षण इस अध्याय के तहत लिया जाना है बंद है, तो जो व्यक्ति वहां रहता हो या उस स्थान का प्रभारी हो, उसे तलाशी वारंट दिखाए जाने पर तुरंत पुलिस अधिकारी को अंदर जाने देना होगा और तलाशी में पूरी मदद करनी होगी। पहली चीज, वारंट दिखाया, वारंट दिखाए जाने पर क्या करेगा? सहयोग करेगा। आपको यह भी पूछ सकते हैं कि अगर धारा 100 में कोई पुलिस ऑफिसर किसी के घर तलाशी लेने गया है और वो जो मालिक है, घर का मालिक है, वो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो क्या जिम्मेदारी बनती है? पुलिस की सहायता करे कि भाग जाए वहां से। भाग भी सकता है, ठीक है। तो उसका जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि उसकी पुलिस की सहायता करे। अगर वह व्यक्ति दरवाजा ना खोले तो पुलिस अधिकारी इस धारा 47(2) के अनुसार जबरन प्रवेश कर सकता है। क्लियर है?
47(2) में आप जबरन प्रवेश भी किए थे और प्रवेश करके वहां से निकले भी थे। तो 47(2) बोलता है कि जब आपको वहां बंद होगा, कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, तो आप 47(2) के तहत जबरदस्ती भी घुस सकते हो। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है कि उसने तलाशी, अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको जो वारंट मिला है 100 में, जो वारंट मिला है वो है किसी स्थान की तलाशी का। क्या है? स्थान की तलाशी का। लेकिन बोलता है कि जब आप वहां एंटर कर गए और वहां कोई व्यक्ति मिलता है और आपको लगता है कि इसके पास को सस्पिशियस चीज हो सकती है, तो आपको अधिकार देती है धारा कि आप उस व्यक्ति की पर्सनल सर्च, व्यक्तिगत तलाशी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहां पर लोगों को डाउट होता है कि पहले जब भी कहीं तलाशी लेने जाएं, पहले व्यक्ति की तलाशी लेनी चाहिए या स्थान की तलाशी लेनी चाहिए। तो ऑब्वियस है, आप जिस काम के लिए गए हो उस काम की पहले करना चाहिए। तो मतलब आपको जगह की तलाशी लेनी है, आप जगह की तलाशी लेना शुरू करे ही हो, लेकिन आपको लग गया कि उस व्यक्ति के पास जो है वो कोई ऐसी चीज है, तो आप उसकी तलाशी भी ले सकते हो। क्लियर है? आगे चलें भाई, यहां नहीं पता चलेगा बता दीजिएगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है, ये तो हो गया। उसके बाद 4 में आया, तलाशी शुरू करने से पहले तलाशी लेने वाला अधिकारी 2 स्वतंत्र गवाहों का बंदोबस्त करेगा। ठीक है, 2 गवाह चाहिए आपको, जो लोकल रिप्यूटेड लोग होने चाहिए। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि रिप्यूटेड लोग कौन से होते हैं। आप तलाशी लेने गए, आपने 2 गवाहों का बंदोबस्त किया, बाद में पता चला कि वो तो 10 नंबरी थे। ठीक है, वो तो अपने आप में पहले स्मगलर थे, जिसको आपने गवाह करके रखा, गवाही बनाई जिसकी। इसलिए हमेशा यही फॉर्मूला लगाया जाता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो पंच परमेश्वर बोलते हैं जिनको, उनकी आप गवाही डलवाएं, उसको वहां पर उपस्थित रखें। ठीक है, क्योंकि जनता जो है, जनार्दन जो है, हमेशा अच्छे लोगों को ही चुनती है। ठीक है, आगे चलेंगे। 2 स्वतंत्र गवाहों का बंदोबस्त करेंगे और अगर ना मिले, गवाह बनने के लिए बुलाया जाएगा। यदि उसी स्थित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति ना मिले तो किसी अन्य क्षेत्र से भी बुलाए जा सकते हैं। पहले आप जहां पर तलाशी लेने गए, वहां के सरपंचों का, पंचों का बंदोबस्त किया, पूछा, अगर वो नहीं मिले हैं तो दूसरे गांव से भी बुला सकते हो। और अगर दूसरे गांव से भी नहीं मिले, भैया पुलिस को कोई सहायता नहीं करेगा, तो क्या करोगे? तो जो आपकी पुलिस टीम होगी उसमें से भी आप गवाह बना सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि यहां से कोई ना कोई गवाह आपको, स्वतंत्र गवाह मिल जाए। ठीक है, आगे चलें। स्वतंत्र गवाह हैं, ये कब पे बुलाए जाएंगे? तलाशी होने के बाद, तलाशी शुरू करने से पहले। ठीक है, तलाशी जैसे होगी उससे शुरू करने से पहले उसको वहां पर बुला लिया जाएगा। तलाशी उन गवाहों की उपस्थिति में ली जाएगी और एक जब्त की गई वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? फर्द तलाशी बोलते हैं। ठीक है, सीजर मेमो, सीजर या सर्च एंड सीजर मेमो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फर्द जो है तलाशी भी बोल सकते हैं, या सीजर मेमो, जो भी आपने बोलना है वो आप बोल लीजिए। फर्द बरामदगी, अगर आपने कुछ किया तो सर्च सीजर मेमो को फर्द बरामदगी बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो जब्त की गई वस्तुओं की सूची बनाकर उस व्यक्ति को एक प्रति दी जाएगी। देख लीजिए, लॉ कितना एडवांस है, कितना ब्यूटीफुल है। ये चीज कितनी पुरानी लिखी गई थी, लेकिन उसने क्लियर किया कि आप जगह तलाशी कहीं से लोगे तो उसका अलग से फर्द बनाओगे, और किसी व्यक्ति की अगर आपने सीजर बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति की तलाशी ली है तो उसकी क्या करोगे? अलग से सूची बनाओगे, और जो चीजें उसकी तलाशी में निकली हैं उसकी एक अलग से बना दोगे, सूची बना के उसको प्रस्तुत करोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या बनाते हैं? फर्द अदम बरामदगी, नील रिकवरी मेमो। ठीक है, वो जरूर बनाना है। अगर ना मिले तो, अगर कुछ नहीं मिल रहा उससे, तब भी बनाना है मेमो। उसके बाद बोलते हैं किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो जब्त की गई, हो गया, ये हो गया। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के तलाशी में गवाह बनने से इनकार करता है तो आईपीसी की धारा 187 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। और ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करते हो, किसको रिक्वेस्ट करते हो? गवाह बनने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, और अगर वो व्यक्ति जानबूझकर बोलता है ना बड्डा तो थानेदार मैं ना आता, ठीक है, तो क्या करोगे? 187 आईपीसी में आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा आपको, ये जो आपको 172 से लेके आगे 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 तक चल रही है, मैं एक दिन देखूंगा
हम लोग ये सेक्शंस में सारे लिखवा दूंगा आपको, जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद दिला देना अगर हमारा सिलेबस कवर हुआ तो। 100 हमारी पूरी होगी। 100 और 47 में क्या फर्क था? वहां व्यक्ति की गिरफ्तारी थी, यहां वस्तु की क्या है? जब्ती है। जब्ती के लिए प्रयास है और तलाशी है, ठीक है। 100 होगी। उसके बाद आती है 100(1) सीआरपीसी। 100(1) सीआरपीसी बोलती है कि जब देखो ये पहले 100 जो हुई सीआरपीसी वो जुडिक्शन में हुई, आपके अधिकार क्षेत्र में हुई ना भैया। 101 है अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके तलाशी करना, ठीक है। तो अब 101 क्या बोलता है? क्षेत्राधिकार से बाहर तलाशी में मिली वस्तुओं का निपटान यदि तलाशी वारंट की तामील उस अदालत की सीमाओं के बाहर की जाती है जहां जिसने जारी किया है। वारंट जिस अदालत ने जारी किया है उनकी जुडिक्शन से बाहर अगर कोई तलाशी ली गई है तो उन वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी। वो तो सीजर मेमो बना रहे हैं, ठीक है। जो जो चीजें जब्त की हैं वो सारी, जो सीजर मेमो होता है उस पे भी गवाहों के साइन होते हैं। जो आपने वस्तु सीज की, जो आपने वस्तु अपने कब्जे में ली, वो पार्सल में पैक जब हम लोग करते हैं उसमें भी सिग्नेचर होते हैं गवाहों के, सारी टीम के। और जो जिस व्यक्ति के घर में जाके आपने तलाशी ली है उसके भी साइन होते हैं। दूसरी चीज, जब वारंट आप किसी के घर में जाके वारंट से तलाशी लेते हो, उसको जब वारंट दिखाते हो तो वो भी सीन होता है, घर का मालिक उसमें सिग्नेचर करता है कि मैंने देख लिया है। ये सारी जो है प्रोसीजर है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें कैसे होती हैं। तो बोलते हैं कि उन वस्तुओं की एक सूची बनाई जाएगी और तुरंत अदालत में पेश की जाएंगी। क्या? जो आपने सीज किया, जो आपने सीजर मेमो बनाया, या आपने जो वस्तुएं जो आपने अभिरक्षा में ली हैं, जब्ती में ली हैं, वो तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत की जाएंगी। आप यहां पर तलाशी ले रहे हो, इस मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है और तलाशी का स्थान, और यहां पर एक और मैजिस्ट्रेट है जिसकी जुडिक्शन में आप तलाशी ले रहे हो। तो अगर ये जिसने वारंट जारी किया है वो मैजिस्ट्रेट का ऑफिस तलाशी लेने वाले ऑफिस के पास है और ये वहां वाला जुडिक्शन वाला मैजिस्ट्रेट दूर है, तो हम लोग कहां लेके आएंगे? अपने वाले के पास लेके आएंगे। लेकिन अगर ये वाला पास है, ये वाला दूर है, तो कहां लेके जाएंगे? वहां के मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे और वहां वाले मैजिस्ट्रेट आदेश करेंगे कि आप अपने मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए, ठीक है। 101 ये बोलता है। कोई डाउट किसी को? देखिए 101 सीआरपीसी बोलता है कि जब भी आप जुडिक्शन से बाहर जाके तलाशी लेंगे वारंट के साथ, तो आप वो जो सारी चीजें हैं, सिंपल बोल रहा हूं, वो जो सीज किया आपने वहां पर, जो तलाशी ली, जो आपने मेमो बनाया, फर्द बनाई, और जो चीजें आपने अपने कब्जे में ली, वो सारी की सारी प्रस्तुत करेंगे उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसकी जुडिक्शन में आप तलाशी ले रहे हो। पहली बात, ठीक है, तलाशी ले रहे हो जिसकी जुडिक्शन में, उसके पास पेश करोगे। लेकिन अपना मैजिस्ट्रेट जिसने वारंट इशू किया है वो अगर पास पड़ता है ना उनका ऑफिस, तो जरूरी नहीं है वहां जाओगे, अपने वाले के पास ले चले जाओ। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलें। 102 सीआरपीसी मां है पुलिस वालों की, ठीक है। 102 सीआरपीसी जो है पुलिस की मां है, क्योंकि जो सारी शक्तियां आपको हैं जब्ती की, किस चीज की? जब्ती की। कई तो बोल रहे हैं यार अभी तक तो सुना था कि मुंशी होता है मां। हाँ 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 हाँ, बोलने का मतलब है चाहे आप व्यक्ति को गिरफ्तार करो, चाहे आप प्रॉपर्टी का सीजर करो, उस मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे जिसकी जुडिक्शन में आपने वो करतूत करी है। लेकिन अगर अपने वाला मैजिस्ट्रेट पास पड़ता है तो आप वहां प्रेफर करेंगे। बात क्या है? आपको समय बचाना है, फ्यूल बचाना है, एफर्ट्स बचाने हैं, ठीक है। आगे चलें। 102 सीआरपीसी पुलिस को शक्ति देती है जब्ती की, ठीक है। आप किसी भी चीज को, अपराध से संबंधित किसी भी चीज को कब्जे में लेते हो तो आपके पास शक्ति है, वो सेक्शन 102 ने आपको वो शक्ति दी हुई है। अब बोलता है कि 102 में आप कोई भी चीज, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर सीज करेगा तो वो इमीडिएटली किसके पास प्रस्तुत करेगा? सेक्शन देख लीजिए। अगर किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा संदेह हो या जानकारी मिले कि कोई संपत्ति चोरी की गई है या ऐसी परिस्थितियों में मिली है जो किसी अपराध की ओर इशारा करती है, तो वह उस संपत्ति को जब्त कर सकता है। यहां तक क्लियर है? सेक्शन से पढ़ने से क्लियर हो गया? तो उसके बाद आ जाइए। यदि वह पुलिस अधिकारी थाने के प्रभारी से अधीनस्थ है
तो उसे तुरंत उस अधिकारी को जब्ती जो है प्रस्तुत करनी होगी। यहां पर हेड कांस्टेबल साहब हैं, किसी मोटरसाइकिल को सीज करते हैं तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली अपने एसएचओ के प्रस्तुत करेंगे। किसको प्रस्तुत करेंगे? ये इसलिए चेक रखा गया है ये, ठीक है, कि जब्ती के बाद कोई सीनियर ऑफिसर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद बोलता है कि जब भी पुलिस अधिकारी संपत्ति जब्त करता है वह तुरंत उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना जो है भेजेगा। यदि जब्त की गई संपत्ति अदालत तक ले जाना मुश्किल है तो सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए जिम्मेवार होगा, या फिर अगर नहीं तो आप जो है पर्सनल बॉन्ड पे उसको फर्द स्पुर्दारी पे भी दे सकते हो। यहां पर बनता है एक फर्द स्पुर्दारी या फिर फर्द जिम्मेनामा, कि जब भी अब देखो आपने कोई अपराध में, एग्जांपल ले लो एक छोटा सा, एक दूसरे ए ने संपत्ति सीज करी, कोई ऐसी संपत्ति सीज करी जो बहुत भारी है, सपोज कर लो 10 क्विंटल जो है उसमें कोई ऐसा चीज है जो उसने सीज कर ली है। अब उसका फर्ज क्या बनता था ए का, कि इसको इमीडिएटली जाके मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करे। यहां पर एसएचओ ने सीज किया कोई भारी सब्सटेंस, उसका फर्ज बनता था कि मैजिस्ट्रेट के पास वो संपत्ति लेके जाए, प्रस्तुत करे। लेकिन वो चीज बहुत भारी है तो ए क्या करेंगे, वहां पर वहां कोई चौकीदार था, उसको क्या करेंगे, फर्द स्पुर्ददारी पे स्पुर्ददारी बनाएंगे और उसको हवाले कर देंगे कि ये जो संपत्ति है ये आपके हवाले रहेगी, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको जो है कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और साथ में जो आपने फर्द बनाई है, फर्द भेज देंगे यहां पर कोर्ट को कि महोदय हमने ये ऐसे चीज सीज करी थी, वो चीज बड़ी भारी थी, उसको ला नहीं सके, हमने स्पुर्ददारी पे दे दी है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप ही चल पड़ना स्पोर्ट पे, क्योंकि चीज तो आ नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? जो क्वेश्चन आना था, उससे अलग नहीं आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अपराधी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो आप अपराधी को भी दे सकते हो। अगर उसकी शेप में कोई चेंज है, मतलब आपको लगता है कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एविडेंस, तब जैसे अगर तो वो क्रूशियल एविडेंस है ना, अगर वो चीज आपके केस के लिए बहुत जरूरी है, तब तो आप ना दोगे किसी को स्पुर्ददारी पे, तब तो आप लाओगे उसको और वहां पे जाके माल खाना में जमा कराओगे। ठीक है, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी आपको बना के रखनी है, हमने डिस्कस किया था पहले दिन ही चेन ऑफ कस्टडी। लेकिन उस चीज की बात हो रही है जो जरूरी नहीं है आपके केस के लिए। ठीक है, इवन कि अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था पिछले साल कि जो भी चीज जब्त होती है इमीडिएटली जो है इन्फॉर्म करना है, बैंक अकाउंट, मतलब कोर्ट को इन्फॉर्म करना है। बैंक अकाउंट वगैरह जो पुलिस सीज करती है कौन सी सेक्शन में करती है? 102 में ही करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी का बैंक अकाउंट आपको फ्रीज करना है तो कौन सी सेक्शन में करोगे? 102 सीआरपीसी में आपको वो पावर है। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, स्पुर्ददारी हमने जब बनाई यहां पे फर्द स्पुर्ददारी, तो एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा उससे। क्या भरवाया जाएगा कि महोदय जब भी जरूरत होगी तो मैं इस संपत्ति को आपके समक्ष या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इस संपत्ति को बेचूंगा नहीं, समाप्त नहीं करूंगा, डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, अब कौन सी है आगे? बस आपने 102 ये ध्यान रखना है कि 102 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजर की जितनी भी शक्तियां हैं आपके पुलिस के पास, हमारे पास, आपके नहीं हमारे पास, सभी के पास, वो 102 सीआरपीसी में हमें दी गई हैं। उसके बाद है 107, शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाना। देखिए 107 जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगे अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा, सिक्योरिटी, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या सार्वजनिक शांति में बाधा डाल सकता है या ऐसा कोई गलत कार्य कर सकता है जिससे शांति भंग हो सकती है, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस सूचना के आधार पर कार्यवाही की जानी है तो वह व्यक्ति को नोटिस जारी करके कारण बताने को कह सकता है और उससे एक बॉन्ड, सुरक्षा बंध पत्र, यह बोलेगा कि क्यों ना आपसे भरवाया जाए, आप 1 साल तक जो है वो शांति बनाए रखेंगे। यह बॉन्ड जमानतदारों के साथ या फिर उनके बिना भी भरवाया जा सकता है। इस प्रकार की कार्यवाही कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है यदि वह स्थान यहां शांति भंग होने की आशंका है उनकी जुडिक्शन में आती है। ठीक है,
और ऐसा व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में रहता है, भले ही शांति भंग करने वाला कार्य किसी अन्य स्थान पर होने की आशंका हो। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देता हूं। 107, 151 सुना होगा आपने, सभी पुलिस वालों ने सुना है कि 107 में हम लोग बंदे को उठा के अंदर दे देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं प्रैक्टिकली देखिए। 151 सीआरपीसी में पुलिस को पावर है कि आप प्रिवेंट करेंगे, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकेंगे और नहीं होने देंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी पावर जो है वो पुलिस के पास है। 107-51 अगर भगवान के बाद अगर कोई और दूसरी शक्ति है तो 107-51 है। जब भी थानेदार जो दरोगा है, अगर उसको लगा कि इसने जो है गड़बड़ करनी है, उठाएगा और अंदर दे देगा 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 107 जो भी थानेदार सीधा अरे ज्यादा बोलेगा तो 107 में अंदर दे दूंगा। वो क्या है? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी हो सकता है, प्रिवेंटिव सेक्शन है, किसी को कभी भी उठाया अंदर दे दिया। तो 151 में जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है वो जाके मैजिस्ट्रेट को बोलती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, कि महोदय ये ऐसा ऐसा बंदा है, आपकी जुडिक्शन में रहता है। पहले क्या बोलेगा? आपकी जुडिक्शन में रहता है, या फिर आपकी जुडिक्शन का निवासी है लेकिन अपराध करने वाला था जाके पंजाब में। सेक्शन में क्या लिखा है? या तो उनकी जुडिक्शन में रहता होगा या उनकी जुडिक्शन में रहता होगा लेकिन अपराध कहीं और करने वाला था, तो उनको बोलेगा कि ये तो अपराध करने वाला था, हमने प्रिवेंटिव में अपराध होने से पहले इनको उठा लिया है। ठीक है, आप क्या करें? अब आप 107 में इनको बॉन्ड करें। ठीक है, इनसे बॉन्ड भरवाएं कि ये 1 साल तक अपना चाल चलन सही रखेंगे। तो फिर न्यायालय में क्या होता है? पुलिस जब अरेस्ट, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करके प्रस्तुत करना होता है ना, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करते हैं और मैजिस्ट्रेट उनको बोलता है कि भैया देख लो, अगर तो बॉन्ड भरना है तो ठीक है, नहीं तो तैयारी करो आगे की। तो वो बॉन्ड भरते हैं और 1 साल तक शांति से रहते हैं। ठीक है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 और 107 पुलिस और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का साझा काम है। ठीक है जी, 107-51 आपको समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? तो ऐसा लगता है जिन लोगों से कि ये कुछ अपराध कर सकते हैं, ठीक है, संदेह है उन लोगों पे कि ये अपराध हो कर सकते हैं, अपराधी किस्म का है, तो धारा बोलता है कि यदि किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है, सूचना कहां से मिलती है? या तो कोई कंप्लेंट करता है या पुलिस वाला बताता है आके, ठीक है, रिटर्न में बताएगा ना, बताता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब हुआ? हाँ जी, दिन में नहीं निकलता, रात में निकलता है। ठीक है, अपने आप को सामने नहीं आने देता कि जब अपराध करूंगा और चुपचाप गोल हो जाऊंगा। ठीक है, और ये विश्वास करने का उचित कारण है कि वह ऐसा किसी संज्ञेय अपराध करने के लिए कर रहा है, और संज्ञेय अपराध की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, संज्ञेय अपराध तो छोटा मोटा भी हो सकता है। संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस देकर कारण बताने के लिए कह सकता है कि भाई साहब ये लुका छिपी क्यों खेल रहे हो, क्या कारण है, क्या संज्ञेय अपराध करने वाले हो। उसके बाद उसको कहेगा कि आपको बॉन्ड भर के जाना पड़ेगा मेरे पास कि आप 1 साल तक कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेंगे। ठीक है, कौन से व्यक्तियों को बोला जाता है ऐसे? जो शक्की किस्म के लोग होते हैं, जिनको शक्की, वो शक करने वाले नहीं होते, उन पर शक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? 110 सीआरपीसी। 110 सीआरपीसी है आतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा लेना। वही बॉन्ड वाला कार्यक्रम चला हुआ है। ठीक है, सभी से बॉन्ड भरवा के लेंगे कि भैया आप ये काम नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे। मेनली क्या है? संज्ञेय अपराध होने से रोकने की शक्तियां हैं, और ये किसकी शक्तियां हैं? मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं। इसके बाद में पुलिस की भी आएंगी। मैजिस्ट्रेट और पुलिस का ये साझा कार्यक्रम होता है। ठीक है, कि आपने संज्ञेय अपराध नहीं होने देना। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अपराध को होने से रोकना जो है पुलिस का ज्यादा दायित्व है, बड़ा दायित्व है।
आदतन अपराधी कौन कौन से होंगे? जो लुटेरा है, चोर है, घर में सेंध लगाता है या जालसाजी करता है। सेंध समझते हैं ना, ठीक है। सेंध होती थी पुराने टाइम में, घर वाले गर्मियों में आंगन में सोए होते थे, लोग जो है दीवार काट के पूरा सामान ले जाते थे। पुराने टाइम में तो एक ही ट्रंक हुआ करता था घर में, ठीक है। सास के, बहू के, सभी के जेवर उसी में होते थे, और जो ले गया वो ले गया। आदतन चुराई हुई वस्तुएं जानबूझकर खरीदता है, अपने पास रखता है, ठीक है। ये अभी भी हैं ये ऐसे लोग जिनको पता है ना कि चोरी की वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, तो क्या करेंगे? चोरी की वस्तुएं हैप्चुअली खरीदेंगे और किसी दिन पकड़े जाएंगे। उसके बाद आदतन चोरों को शरण देते हैं। कोई चोरी करके आया तो उसको अपने घर में पनाह दे देंगे। शरण देना क्या होता है? शरण देना हमेशा अपराध माना जाता है, लेकिन एक चीज ऐड कर रहा हूं, जब भी शरण पति और पत्नी, पति ऐसे लिखते हैं, चलो वटेवर जो भी है, पति पत्नी एक दूसरे को शरण देना तो वो शरण नहीं मानी जाती, सॉरी अपराध नहीं माना जाता हो। शरण तो मानी जाती है लेकिन वो अपराध नहीं माना जाता। जैसे पत्नी अगर चोरी करके आ गई है तो पति उसको चाय पानी पिलाता है घर में आके, तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। पिलाना भी पड़ेगा, जरूरी है। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, जहां ऐसा नहीं माना 212 216 आईपीसी आगे पढ़ना आप, एक्सेप्शंस में आएगा कि पत्नी अगर ऐसा पति पत्नी करके मतलब आपस में होगा तो वो नहीं माना जाएगा। बार बार अपहरण, धोखाधड़ी, धमकी या आईपीसी के चैप्टर 12 या 489A 489D तक जो फेक करेंसी जो है वो करते हैं। बार बार अपराध करते हैं जिससे शांति भंग होता है। बार बार नीचे दिए गए कानून के तहत अपराध करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ये सारी की सारी देख लेना। इसमें अगर जो आदतन अपराधी हैं उनको जो है बंधित कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 129 है। पहले अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहां पे है? 141, ठीक है। सबसे पहले 129 से लेके 131 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं क्योंकि ये पुलिस का ही काम है सारे का सारा। 129 क्या है? जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली होगी, अनलॉफुल असेंबली हिंदी में क्या बोलेंगे? अवैध सभा, ठीक है। कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है आईपीसी में? सेक्शन 129 सीआरपीसी बोलता है कि जब कोई जो अनलॉफुल असेंबली है, गैर कानूनी सभा है, गैर कानूनी सभा में कितने लोग होते हैं? ये आईपीसी में क्वेश्चन आ सकता है आपको। कितने होते हैं? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। बोलता है कि जब कोई अनलॉफुल असेंबली है उसको हट जाने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए, रफा दफा होने के लिए कौन कमांड कर सकता है? एसएचओ। कौन करेगा? एसएचओ। और अगर एसएचओ नहीं है तो कोई भी सब इंस्पेक्टर। अब यहां पे लोग बोलते हैं कि उसी थाने का सब इंस्पेक्टर होगा या किसी और का, तो ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि वो एसएचओ का सब इंस्पेक्टर होगा, इमीडिएट सबऑर्डिनेट होगा, या बटालियन से कोई ड्यूटी गया हुआ सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। इसमें जो है क्लियर नहीं है लॉ में, लेकिन हम सब इंस्पेक्टर बोलेंगे तो कोई भी सब इंस्पेक्टर मान के इसमें चल सकते हैं। कोई एसएचओ या फिर उसकी अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर या कोई भी सीनियर ऑफिसर जो है, ठीक है, ऐसी सभा को तितर बितर होने का आदेश दे सकते हैं। और ऐसी सभा का फर्ज बनता है कि वो वहां से रफू चक्कर हो जाए। अगर सभा आदेश बनने के बाद भी तितर बितर नहीं होती है या बिना आदेश के ऐसा व्यवहार करती है जिससे लगता है कि हटने का इरादा नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का उस सभा पर बलपूर्वक तितर बितर करना कर सकता है और जरूरत हो तो किसी भी पुरुष नागरिक की मदद ले सकता है और वहां पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है ताकि वे कानून के अनुसार दंडित किए जा सकें। क्लियर है? मेनली नटशेल में सेक्शन 129 इज अ पावर ऑफ पुलिस, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को आदेश देना, तितर बितर करने की जो शक्ति है वो पुलिस की शक्ति है। कौन सी सेक्शन में है? 129 में है
किसकी है? एसएचओ कर सकता है, एसएचओ की एब्सेंस में कोई भी सब इंस्पेक्टर कर सकता है, या इनसे कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर कर सकता है। और जब कमांड कर दिया, वो बोलते हैं ना, सुनिए आपका मजमा गैर कानूनी करार दिया जाता है, वो क्या है? दैट इज कमांड, कि आपको यहां से तितर बितर हो जाइए, ठीक है। तो वो कमांड है, वो उसमें कौन कर सकता है? एसएचओ कर सकता है, सब इंस्पेक्टर कर सकते हैं, कोई ऑफिसर कर सकता है। और अनलॉफुल असेंबली कितने लोगों की होती है? 5 या फिर उससे ऊपर के लोगों की होती है, ठीक है। और 129 में किसको शक्ति है उनको डिस्पर्स करने की? पुलिस को शक्ति है। बस इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पक्का आ जाएगा, मतलब जाएगा तो नहीं, आ सकता है, ऐसे बोल सकता हूं। अब 130 किसकी पार है? मैजिस्ट्रेट की पार है। किसकी पार है? मैजिस्ट्रेट की पार है। यदि कोई अवैध सभा तितर-बितर नहीं होती है और जन सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है, तो उच्चतम रैंक का कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट, यहां पर बोला है उच्चतम रैंक का, बोलने का मतलब है अगर एसडीएम और डीसी हैं वहां पे, तो कौन ऑर्डर देगा? डीसी देगा, ठीक है। तो जो भी सीनियर होगा वो मैजिस्ट्रेट जो है आदेश देंगे कि आप जो है तितर बितर हो जाएं, आदेश दे सकते हैं, करवा भी सकते हैं। मैजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को भी आदेश दे सकता है। अब सशस्त्र बलों में कौन आते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सारी की सारी जो है आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन में कवर्ड है, ठीक है। उनकी मदद ले सकते हैं। मैजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को आदेश भी दे सकते हैं, वह उनकी कमान में मौजूद सशस्त्र बलों की मदद से उस सभा को तितर बितर करा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में भी लिया जा सकता है। उसके बाद सशस्त्र बलों का अधिकारी ऐसे आदेश का पालन करेगा, लेकिन ध्यान रखेगा कि कम से कम बल का प्रयोग हो और व्यक्तियों और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे, परंतु सभा को तितर बितर करने और कानून के अनुसार गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की मदद अगर ली है, वहां पर देखिए 129 में सिविल फोर्स का यूज है। किसका यूज है? पुलिस कौन सी फोर्स है? सिविल फोर्स है, ठीक है। 130 में मैजिस्ट्रेट की पावर है कि वो किसकी मदद ले सकता है? आर्म्ड फोर्सेस की मदद ले सकता है। और 131 क्या है? शक्ति है आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर की। 131 बोलता है कुछ सशस्त्र बल अधिकारियों को सभा तितर बितर करने का अधिकार। यदि कोई भीड़ या सभा जन सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा बन गई है और उस समय किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव नहीं है, और मौके पर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर कोई भी नहीं है वहां पे, ठीक है, तो सशस्त्र बल का कोई भी कमीशन्ड अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी, कमीशन्ड अधिकारी होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, और गैजेटेड ऑफिसर होते हैं पैरामिलिट्री में। वहां असिस्टेंट जो कमांडेंट है वहां से शुरू होता है गैजेटेड ऑफिसर, और कमीशन्ड जो है लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होता है आर्मी में, ठीक है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी कमान के तहत सशस्त्र बलों की मदद से उस सभा को तितर बितर कर सकता है। कौन? कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी जो भी है, एयरफोर्स, या फिर गैजेटेड ऑफिसर ऑफ पैरामिलिट्री तितर बितर कर सकता है, सभा में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है और हिरासत में ले सकता है। लेकिन जैसे ही उस अधिकारी के लिए किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव हो जाए, वह मैजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा और आगे की कार्यवाही में वही मैजिस्ट्रेट निर्देश करेगा, फिर वो वही कमांड करेगा। फोर्सेस की जो पावर है वहां पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 131 हो गया। 132 लास्ट। 132 बोलता है पूर्व की धाराओं 129, 30, 31 में जो लोग कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन पर अभियोजन बिना स्वीकृति के नहीं होगा। अभियोजन से संरक्षण है। 132 सीआरपीसी बोलता है पूर्व की धाराओं 129, 30, 31 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को अभियोजन से संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति धारा 129, 30 और 131 सीआरपीसी के तहत कार्य करता है और उसके खिलाफ किसी आपराधिक अदालत में मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब वह व्यक्ति सशस्त्र बल में है, तो केवल सरकार की मंजूरी से ही मुकदमा हो सकता है। अन्य किसी व्यक्ति पर मुकदमा करना हो तो राज्य सरकार की मंजूरी से होगा। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, आर्म्ड फोर्सेस के लोग होंगे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और स्टेट वालों के लिए कौन देगा?
स्टेट गवर्नमेंट देगी। निम्नलिखित लोगों ने यदि ईमानदारी में कार्य किया हो तो वे अपराधी नहीं माने जाएंगे। मतलब इनके लिए भी है आगे रखा हुआ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जो धारा 129(30) के तहत आदेश का पालन कर रहा हो, धारा 131 के तहत सशस्त्र बल का अधिकारी, सशस्त्र बल का कोई सदस्य वगैरह वगैरह। इस धारा में सशस्त्र बल का मतलब थल, जल, वायु, ये तो हमने डिक्लेयर पहले ही आपको क्लियर कर दिया। तो 132 तक हमारी सेक्शन जो है सीआरपीसी की कंप्लीट है। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन किसी का? चलो, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले आज भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कर रहे लोग। थैंक यू।